हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपकी अपनी क्लास कृष्णा एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान को। देखिए क्या है कि हमने भारतीय संविधान के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनी है। आज हम भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ेंगे। पृष्ठभूमि का मतलब ये होता है कि भारतीय संविधान की वास्तविकता में पृष्ठभूमि रखी कहाँ से गई थी। हम संविधान की बात करते हैं तो हमें याद आता है कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था पूरे भारत देश के अंदर। परंतु क्या हमने ये भी देखा है कि 1946 से संविधान बनाना शुरू किया गया है, या फिर अगर हमने नहीं देखा है तो हम वहाँ तक पहुँचने के लिए हम यहाँ से शुरू करेंगे 31 दिसंबर 1600 से। 31 दिसंबर 1600 से हम शुरुआत करेंगे और हर उस जगह पर पहुँचेंगे जहाँ पर भारतीय संविधान को रखने की जो नींव हुई थी, या फिर ऐसा कहें कि भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि जहाँ से शुरू हुई थी वो थी 31 दिसंबर 1600 को। तो 31 दिसंबर 1600 से पहले क्या था? अब देखिए 31 दिसंबर 1600 से पहले क्या होता था कि अपने यहाँ पे राजा महाराजा वगैरह राज करते थे, नवाबों के शासन थे और इस तरह से था। इससे पहले भी और ईस्ट इंडिया कंपनीज हमारे यहाँ पर आई थी। एक्चुअली हम उसको इसलिए नहीं पढ़ रहे कि वो टॉपिक एक हिस्ट्री का बन जाएगा। हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान को। तो आज जो पढ़ने वाले हैं, अगले 5 मिनट के अंदर आपको ये सारी चीजें पता लगेगी कि भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि रखी कहाँ से गई थी। तो देखिए हम शुरुआत करते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा सा साइड में रहता हूं, एक स्नैपशॉट लेके इन सब चीजों को नोट कर सकते हैं और सारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। जैसे देखिए, चलिए हम बात करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। क्या केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही हमारे देश में आई थी? नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी थी। पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों? हमने कई बार सुना है कि हमारे देश में आने वाले सबसे पहले पुर्तगाली थे और देश से जाने वाले सबसे अंतिम व्यक्ति भी कौन थे? पुर्तगाली ही थे। परंतु हम बात करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो कंपनी थी जिसने हमारे देश के ऊपर बहुत ज्यादा समय तक शासन किया। हम बहुत ज्यादा दिनों तक उनके गुलाम रहे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आपने देखा होगा कि जैसे अभी बहुत सारी फैक्ट्रीज वगैरह चलती है, जैसे या फिर अपन ऑनलाइन शॉपिंग की अगर बात करते हैं जिसमें अमेजन है, तो अमेजन एक बहुत बड़ी कंपनी है। उसके अंदर लाखों करोड़ों लोग काम कर रहे हैं। कई बार ऐसा दिमाग में भी आता है कि क्या अमेजन और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों समान है? देखिए अमेजन से मेरा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, परंतु फिर भी क्या होता है कि ये कंपनी जो राज करने वाली कंपनियां आती, जो देशों के ऊपर राज करती है, वहां पर अगर अपन बात करते हैं तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में सबसे पहले व्यापार करने के लिए ही आई थी। अब व्यापार कौन सा? तो देखिए हम शुरुआत करते हैं। क्या उसने व्यापार में क्या क्या चीजें की और कहां से कहां तक वो भारत देश को गुलाम बनाने में सक्षम रही? क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत देश को गुलाम बनाया था, या फिर कोई और उसके पीछे रोल प्ले कर रहा था? हो सकता है कि वो ब्रिटिश संसद ही क्यों ना हो। तो देखते हैं, हम शुरुआत करते हैं। तो 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में नींव रखी गई और उस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश में शासन के लिए तो नहीं परंतु व्यवसाय के लिए किया। लेकिन बंगाल में उस कंपनी ने 1717 में एक विशेष अधिकार प्राप्त कर लिया कंपनी ने कि वो बंगाल में क्या करेगी? शासन करेगी। एक्चुअली विशेष अधिकार वो उसने जो व्यापार का किया था, मतलब वो व्यापार केवल अपने बलबूते पर अपने हिसाब से ही करेगी। ये 1717 में उन्होंने एक विशेष अधिकार ले लिया था। अच्छा, कौन सा व्यापार करती थी ये? कपड़ों के व्यापार के साथ साथ में लोग चाय पीते थे, वो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, या कोई दूसरे प्रोडक्ट्स बनते थे, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। चीन के साथ इनके व्यापार हुआ करते थे, जिसमें अफीम था या फिर चाय थी। ये मुख्य प्रोडक्ट ऐसे थे जिनके व्यापार चीन के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। तो 1717 के अंतर्गत व्यापार का विशेष अधिकार प्राप्त कर लिया। मतलब अब कंपनी पूरी तरह से वो अपने स्वतंत्र रहेगी। कई बार ऐसा आता है कि क्या कंपनी के अंदर लोग भाग जो रहते हैं, जो लोग वर्कर्स लगते हैं, वो डायरेक्टली लग जाते थे या फिर वहाँ ब्रिटिश इंग्लैंड से लेके आते थे उनको? नहीं। देखिए क्या होता था कि उस कंपनी के अंदर अगर किसी को जॉब में जाना है तो वहाँ पर किसी बड़े अधिकारी से सिफारिश देना होती थी। हम देखेंगे उसको भी वीडियो के अंतर्गत। और वो विशेष अधिकारी जैसा अधिकारी सिफारिश करता था, सैलरी भी उस हिसाब से ही मिलती थी। अच्छा, एक बात और है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर छोटे लोगों को सैलरी ज़्यादा मिलती थी और जो सीईओ की पोस्ट तक बड़े लोग जो रहते थे उनको सैलरी कम मिलती थी। ये थोड़ा सा ध्यान रखने लायक बात बनती है। हम 1757 के बाद में जब वो कंपनी पूरी तरह से वहाँ पे व्यापार करी थी, तो फिर उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुगलों और बंगाल के नवाबों के साथ में 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ।
देखिए यहाँ तक केवल उसका बिजनेस ही चल रहा था, लेकिन 1757 में युद्ध की नौबत बनी। युद्ध किसके साथ में हुआ उनका, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, मुगलों और बंगाल के नवाबों के साथ में। 1757 में यहाँ पर एक युद्ध हुआ और प्लासी का युद्ध, जिसमें कंपनी जीत गई। अच्छा, कंपनी जीत गई तो क्या वो सैनिक रखती थी? हाँ, कंपनी के पास में बहुत ज़्यादा सैनिक थे, मतलब मान के चलिए कि वहाँ पे लगभग 4000 के करीबन सैनिक थे, और ये तो शुरुआती तौर पर थे, धीरे धीरे तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। उसके बाद बक्सर का युद्ध था, ये बंगाल के नवाबों के साथ में हुआ, बंगाल के नवाबों के साथ में। अब बात ये आती है कि ये दोनों युद्ध जब कंपनी जीत चुकी थी, 1757 से प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध जब कंपनी जीत चुकी थी, तो उसके बाद में यहाँ पर कुछ काम हुआ 1764 से 1773 के बीच में। अब कंपनी क्या हो गई, शक्तिशाली हो गई। शक्तिशाली हो गई तो ब्रिटिश में, इंग्लैंड में बैठे हुए या ब्रिटिश संसद के लोगों को एक टेंशन हुआ। क्या टेंशन हुआ कि कहीं ऐसा नहीं हो कि कंपनी स्वयं कंपनी ही अपना एक अधिकार जमा ले। तो उन्होंने क्या किया कि 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट दिया। तो ये पॉइंट अपने को नोट करना है कि रेगुलेटिंग एक्ट जो आया, अच्छा हम ऐसा लगेगा कि हम कोई हिस्ट्री वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, पर अभी आपको थोड़ी देर में पता लगेगा जब आप इसको आगे देखेंगे। तो ये जो नियम बने हुए आए हैं ना, यही नियम भारतीय संविधान में आगे जाकर बने, उन्हीं नियम को आगे तक ले जाया गया। या फिर ऐसे कहें कि संविधान की पृष्ठभूमि, हमारे संविधान की पृष्ठभूमि यहीं पर आने लग गई, क्योंकि यहां से रेगुलेटिंग एक्ट लिखित दस्तावेज था। और आज हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में हमारे भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान बनता है। तो यहाँ पर 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया, और ये 1773 वाला रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो कंपनी को नियंत्रण करने के लिए था कि भाई ये कंपनी है, ब्रिटिश संसद का सोचना था कि इसको नियंत्रण कर लो। दिमाग लगाते थे वो पहले भी कि भाई ऐसा नहीं हो कि हाथों से निकल जाए, तो उसको पहले से ही कंट्रोल में कर लो। तो उन्होंने, ब्रिटिश संसद ने उस कंपनी को नियंत्रण में करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट बनाया। अब रेगुलेटिंग एक्ट बनाया तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने पहला काम ऐसा किया कि बंगाल में एक गवर्नर बनाया। किसने बनाया? ब्रिटिश संसद ने। रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर ऐसा बताया गया कि बंगाल का एक गवर्नर बनेगा, और वही गवर्नर एक प्रकार से जिसको अपन राज्यपाल बोल दो या फिर उस राज्य को संभालने वाला बोल दो, तो बंगाल का एक गवर्नर बनेगा। अब देखिए क्या होता था कि जैसे कि यहाँ पर हमारे, जैसे मान लिया जाए कि ये हमारा भारत देश हुआ है ना, ये एक मैप है भारत का, ये इस तरह से, और हम इसको इस तरह से ले लेते हैं। पर अभी यहाँ पर बंगाल, पूरा बंगाल यहाँ पर था, ये बंगाल यहाँ ले लेते, पश्चिम बंगाल है ना। अब पश्चिम बंगाल यहाँ हुआ, यहाँ मुंबई, बम्बई जिसको कहते थे, और यहाँ पे मद्रास जो था। तो ये 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। बंगाल, ये बंगाल प्रेसिडेंसी हुई, और यहाँ पर मुंबई जिसको बम्बई प्रेसिडेंसी कहते थे या मुंबई प्रेसिडेंसी, और ये मद्रास प्रेसिडेंसी। तो बंगाल का गवर्नर जो था, वहाँ पे पहला काम इन्होंने क्या किया कि बंगाल में एक गवर्नर बनाया। फिर उसके बाद क्या किया कि बम्बई वाली जो मुंबई प्रेसिडेंसी थी और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, इनको किस में डाल दिया, इनको किसके अधीन कर दिया, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया। मतलब अब वो दोनों किसके अंडर में रहेंगे, बंगाल, मतलब नियंत्रण एक जगह से। अभी जैसे हमारे देश में होता है, सब राज्यों में है, लेकिन नियंत्रण कहाँ से होता है, दिल्ली से। उसी तरह से इन्होंने क्या किया कि बंगाल में, अच्छा हाँ, इन चीज़ों को अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि भारतीय संविधान में इनकी पृष्ठभूमि वाकई में महत्वपूर्ण बनती जा रही है। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये तो किया। अब उन्होंने क्या किया कि बंगाल का गवर्नर बना दिया और प्रेसिडेंसी बना दी बंगाल में, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत यहाँ पर। अच्छा, गवर्नर किसको बनाया था उन्होंने, तो यहाँ पर एक नाम याद रखिएगा आप, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ये ध्यान रखिएगा, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ये बंगाल के गवर्नर बनाए, है ना। और बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत मुंबई और मद्रास दोनों को इन्होंने लिया। अब आगे बढ़ते हैं, तो इन्होंने क्या किया कि इस गवर्नर को सपोर्ट करने के लिए एक परिषद बनाई, जिसमें एक गवर्नर और एक 3 सदस्य, मतलब कुल 4 सदस्य की एक परिषद बनाई। और वो परिषद क्या करती थी कि गवर्नर को सपोर्ट करती थी। एक टीम हुआ करती थी जो उसको सलाह देती थी, क्योंकि अकेला गवर्नर तो क्या करेगा, तो उसके साथ में लोग जोड़ो। अभी भी होता है ना कि प्रधानमंत्री के साथ में कैबिनेट होता है, वो सब लोग उसको सलाह देते हैं, है ना। तो इस तरह से तो बंगाल में एक परिषद बनी, और वो परिषद, उन्होंने एक परिषद बनाई रेगुलेटिंग एक्ट की तरह।
तहत। और एक काम और जो इंपॉर्टेंट यहां पर हुआ, वो काम कौन सा था कि बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, बंगाल उच्चतम न्यायालय या बंगाल सर्वोच्च न्यायालय के नाम से, सॉरी, कलकत्ता कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के नाम से एक उच्चतम न्यायालय, अभी सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट अपनी कहां पर है, दिल्ली में, लेकिन उन्होंने उस समय में कहां पर स्थापित करी, इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थापित किया, बंगाल में। अब देखिए ये सर्वोच्च न्यायालय काम, अच्छा, और उसके साथ में सर एलिजाह इम्पे उसके मुख्य न्यायाधीश के रूप में, ये पॉइंट, ये व्यक्ति, ये जो नाम है ये याद रखिएगा, एलिजाह इम्पे, है ना। तो कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में बताया वो कौन थे, एलिजाह इम्पे, और वहां पे सर्वोच्च न्यायालय, और उस न्यायालय के साथ में उस न्यायालय का जो काम हुआ करता था वो काम ये था कि अगर कंपनी का कोई भी लफड़ा पड़ता है तो वो कहाँ सुलझेगा, सर्वोच्च न्यायालय में। अब इसके बाद में अगर अपन देखते हैं कि यहां पर क्या होता है कि इनके और भी एक मुख्य न्यायाधीश और तीन जो हैं वो साथ में अन्य न्यायाधीश के साथ में आते थे, जिसके अंतर्गत एक चैम्बर्स आता था, एक हाइड आता था, एक लेमेंस्टर आता था। 3 जने, लेमेंस्टर, चैम्बर्स और हाइड, 3 अन्य न्यायाधीशों को इन्होंने यहां पर किया। अब बात आती है कि यहां पर ये इन्होंने कर लिया 1773 में। अब इन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा और एक्ट चेंज किया, इसमें कमियां थी, क्योंकि चूंकि पहला था तो इन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट बनाया, इसकी कमियों को दूर करने के लिए। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत यहां पर आ जाइए, देखिए 1784 के अंतर्गत इन्होंने क्या बनाया, पिट्स इंडिया एक्ट बनाया। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत इन्होंने क्या किया कि जो परिषद में वहां पर 4 सदस्य हुआ करते थे, इन्होंने कम करके कितने कर दिए, उसमें 3 कर दिए। अब थोड़ा सा और यहां चलते हैं, यहां पे जब युद्ध हुआ करते थे तो यहां पे क्या होता था कि कंपनी जो रहती थी वो जिन परिषद को लेती थी या अपने अधिकृत करती थी तो वो क्या बोलती थी कि अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी अधिकृत प्रदेश, उनको क्या कहा जाता था, उनको कहा जाता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अधिकृत, मतलब उन्होंने हड़प लिया है उसको प्रदेश, ऐसा नाम वो देती थी और वो उन्हीं के अंदर आता था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इन्होंने क्या किया कि इनके नाम को चेंज कर दिया। अब उनको क्या कहा जाने लग गया, ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश। अब उनको क्या कहेंगे, ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश। तो दूसरा एक और पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत इन्होंने ये किया। अब उसके बाद जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, तो वो बंगाल का गवर्नर जो रहता था, उनके जो परिषद के सदस्य वगैरह होते थे या फिर जो भी लोग होते थे, तो वो युद्ध के लिए, संधि के लिए उनको सलाह दिया करते थे। लेकिन यहां पे पिट्स इंडिया एक्ट कंपनी ने क्या किया कि उस गवर्नर को हमारे देशी राजाओं, जो भी जितने भी हमारे राजा होते थे, तो उन देशी राजाओं के साथ में युद्ध करना हो या संधि करना हो तो उनको पहले कंपनी से स्वीकृति लेनी पड़ती थी। जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उस ईस्ट इंडिया कंपनी से उन राजा महाराजाओं को क्या करना पड़ता था कि स्वीकृति लेना पड़ती थी। जब वो स्वीकृति लेते थे उसके बाद ही अगर युद्ध करना है परमिशन मिलती, किसको, गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल को परमिशन लेना पड़ती थी, किससे परमिशन लेना पड़ती थी, कंपनी से। अब एक और उन्होंने किया कि कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करी, और वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंपनी को नियंत्रित करता था। मतलब कुछ सदस्य रहते थे उसके अंदर और वो सदस्य उसको कंट्रोल करते थे। और एक और काम किया, जैसे मैंने अभी जस्ट बताया था कि इस कंपनी के अंतर्गत बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो उन लोगों में क्या होता था कि सिफारिशें होती थी। अब वो सिफारिशें अलग अलग होती थी। उन सिफारिशों में कभी वो पैसे लेते थे या फिर कभी मिलने वाले होते थे उनको नौकरी पर दिलवाने के लिए, क्योंकि वहां पे सारे काम होते थे। तो अब देखिए क्या होता है कि यहां पर वो लोग उपहार लेते थे, गिफ्ट लेते थे। आज भी अपन रिश्वत को रिश्वत नहीं बोलते, मिठाई बोलते, गिफ्ट बोलते। वो क्यों बोलते, क्योंकि रिश्वत बोलना एकदम से अच्छा नहीं लगता। हालांकि काम भी अच्छा नहीं है, परंतु फिर भी रिश्वत बोलना अच्छा नहीं लगता। तो यहां पर भी पहले उसको उपहार कहा जाता था और उस उपहार को यहां पर उन्होंने बंद कर दिया। मतलब पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी का कोई भी व्यक्ति किसी भी भारतीय से या किसी भी व्यक्ति से कोई भी उपहार नहीं ले सकता। अच्छा, एक और चीज, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी निर्दयी दयालु थी? नहीं। अगर आप कभी किसी लेख को पढ़ेंगे तो उस लेख के अंदर पाएंगे कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर सबसे बेस्ट भोजन मिलता था, कपड़े बेस्ट मिलते थे, वहां हर सुविधा थी। मतलब अगर कोई भी भारतीय या कोई भी वर्कर, चाहे वो 3rd ग्रेड का हो, वहां पे महिलाओं को साफ सफाई के लिए रखा जाता था, बाकी सारे व्यक्ति काम करते थे। तो जब वो सवेरे सवेरे जब जाते थे कंपनी, तो उस कंपनी के अंदर उन लोगों को सवेरे सवेरे नाश्ता दिया जाता था
और फिर दोपहर में खाना दिया जाता था और फिर शाम को भी खाना खिलाकर फिर घर भेजते थे। अच्छा, संडे के दिन स्पेशल डिश बनाई जाती थी जिसमें काजू मेवे वगैरह, सूखे मेवे वगैरह वो रखे जाते थे। मतलब वो लोग उन लोगों को अच्छा खिलाते पिलाते थे। अत्याचार तो बाद में प्रारंभ हुए, वो भी अपन देखेंगे, हालांकि वो इतिहास का एक पार्ट बनता है, फिर भी अपन देखेंगे उसको भी। अब आगे देखते हैं कि यहां पर इन्होंने क्या किया कि इसके अंतर्गत जो कमियां वापस पिट्स इंडिया एक्ट, तो उन्होंने बनाया 1786 का एक्ट ऑफ 1786। इस 1786 के अंतर्गत क्या किया कि जो परिषद है उस परिषद के निर्णय, अब यहां पे क्या किया कि पहले इन्होंने क्या किया कि गवर्नर बिठाया, फिर उन्होंने कहा कि भैया गवर्नर कंपनी से पूछेगा, मतलब कंपनी को अभी चढ़ा रहे हैं। वो कौन चढ़ा रहा है? ब्रिटिश संसद, कि भाई कंपनी आप हो, एक हमारा गवर्नर भी है। अब भाई गवर्नर आपसे पूछ के काम करेगा। लेकिन कुछ समय निकला और उन्होंने कहा कि अब जो गवर्नर जनरल हैं वो गवर्नर जनरल परिषद जो भी निर्णय लेगी, यहाँ पे जो परिषद हम यहाँ पे देखी गई थी, ये परिषद जो बनाई गई थी, ये परिषद जो भी निर्णय लेगी उनको स्वीकृति देना या फिर उनको हटाना, ये सब किसके हाथ में हो गया? ये सब गवर्नर के हाथ में हो गया। मतलब उन्होंने अब गवर्नर को मजबूत बनाने की शुरुआत कर दी। इन्होंने एक और काम किया। क्या काम किया इन्होंने कि गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति बना दिया। हमारे यहाँ पे चीफ डिफेंस ऑफिसर होता है ना, जो उसी तरह से तीनों सेनाओं का मुख्य सेनापति, या फिर हमारे राष्ट्रपति को बोलते हैं कि मुख्य सेनापति जिसको बोलते हैं, हमारे राष्ट्रपति जी को भी। तो यहाँ पर भी इन्होंने गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया? मुख्य सेनापति। अगर आप देखिए, अभी मैंने जैसे बताया कि तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति जी महोदय जी होते हैं, तो यहाँ पर भी मुख्य सेनापति गवर्नर जनरल को, मतलब हमारे संविधान के अंदर जो जो लिखा गया है वो सब चीजें इससे आ जाएगी। ये जो 31 दिसंबर 1600 से जो हम शुरुआत कर रहे हैं, इससे पूरी संविधान की पृष्ठभूमि, हर चीज को ध्यान से पढ़िएगा। जैसे जैसे आप देखेंगे तो हर चीज जो संविधान के अंदर लिखी गई है, हम भारतीय संविधान को पढ़ेंगे तो उस भारतीय संविधान के अंदर, या फिर अपना एक वीडियो आपने देखा होगा जिसके अंतर्गत भारत सरकार को मैंने बताया है कि लोकसभा, राज्यसभा क्या होती है, राष्ट्रपति क्या होता है, या व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका क्या होती है। तो ये तीनों चीजें जो बताई गई है, उन तीनों चीजों में कौन क्या है वो सब चीजें पहले से ही आ चुकी है। अब उनको सिर्फ लिख कर और बहुत अच्छे तरीके से उनको सिर्फ बताया गया है, और वही हमारा भारतीय संविधान है। तो देखिए आगे चलते हैं। यहां पर मुख्य सेनापति जो है वो किसको बनाया गया? गवर्नर जनरल को। और फिर शुरुआत हुई चार्टर एक्ट की, जो राजपत्र था उसका। तो चलिए हम देखते हैं। अभी तक आप इन चीजों को नोट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम देखते हैं कि सारे चार्टर एक्ट कौन से एक्ट में, क्योंकि चार्टर एक्ट से हमारे एक प्रकार से ऐसा बोल सकते हैं कि भारतीय संविधान की जो मुख्य पृष्ठभूमि या पहली झलक जो जहां नजर आती है। हालांकि यहां पर अपने को दिख गया है कि गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति बनाया गया, तो हमारे यहाँ पर भी ऐसा ही था, अभी ऐसा ही है। राष्ट्रपति जी महोदय जी जो तीनों सेनाओं के सेनापति हैं, तो यहाँ से झलक दिख गई। लेकिन चार्टर एक्ट के अंदर आपको पूरी तरह से दिखेगा कि यहाँ से भारतीय संविधान है। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कहां से भारतीय संविधान की शुरुआत होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।